दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपनी YouTube चैनल इन्फॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट में। आज की इस वीडियो सीरीज पे आपको देखना है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 और पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 के अंतर्गत जिसके क्लॉज हैं 9 से 23 तक। दोस्तों, इसमें जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 आपका क्लॉज 23 में समाप्त हो जाता है। मतलब हम पूरा का पूरा क्लॉज 2 आज हम सेक्शन 2 देखेंगे जो भी इससे इम्पोर्टेंट है, और यह भी ध्यान देंगे कि इनमें से एमसीक्यू कौन कौन से बन रहे हैं। चलिए फिर देखते हैं 9 नंबर पे क्या दिया गया है। घटी दर वाली वस्तुओं की बनावट। ठीक है, की बनावट हो गया यहाँ पे। तो घटी दर वाली वस्तुओं की बनावट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। पत्रों या फिर पोस्ट कार्ड के अलावा अन्य डाक वस्तुएं इस ढंग से पैक की जाएं कि उनमें निहित वस्तुएं पर्याप्त सुरक्षित भी रहें और उनका जल्दी और आसानी से सत्यापन भी हो सके। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इससे एमसीक्यू भी आपका बनता है। पत्रों या फिर पोस्ट कार्ड के अलावा अन्य डाक वस्तुएं इस ढंग से पैक की जाएं कि उनमें निहित वस्तुएं पर्याप्त सुरक्षित भी रहें और उनका जल्दी और आसानी से सत्यापन भी हो सके। आगे से पे दिया गया है, ऐसी वस्तुओं को किसी रैपर, रोलर या फिर कार्डबोर्ड के बीच खुले बक्से, खुले थैले, बक्से, लिफाफे या डिब्बे या फिर बगैर सील किए हुए बंद थैले, बक्से, लिफाफे या डिब्बे में रखा जाए, लेकिन इस तरह से रखा जाए कि वे आसानी से खोले जा सकें और बिना किसी नुकसान के दोबारा बंद किए जा सकें, या उन्हें सुतले से बांध दिया जाए ताकि उन्हें खोलना आसान रहे। अब चलते हैं हम इसके अगले क्लॉज में, जिसपे लिखा हुआ है आर्टिकल इन पैनल इनवलप्स। ठीक है, पारदर्शी लिफाफे में वस्तुएं। तो यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें बहुत सारी लाइनें आपकी बनती हैं। तो चलिए इसे वन बाय वन करके देखते हैं। ऐसे लिफाफे में जिनके पते वाले भाग पर पारदर्शी कागज लगा हो, डाक वस्तुएं निम्नलिखित शर्तों के अधीन डाक से भेजी जा सकती हैं। पारदर्शी कागज लिफाफे के समतल भाग की तरफ लगा होना चाहिए, जो लिफाफा बंद करने की तरफ से दूसरी तरफ होता है। पारदर्शी कागज ऐसी सामग्री से और इस ढंग से बना होना चाहिए कि उसके भीतर का पता आसानी से पढ़ा जा सके। ठीक है, चलिए इसके आगे और कुछ लाइनें हैं। पारदर्शी भाग आयताकार होना चाहिए और उसको लंबाई चौड़ाई लिफाफे को लंबाई के समांतर होना चाहिए ताकि पाने वाले का पता उसी दिशा में दिखाई दे और तारीख मुहर लगाने से उसमें कोई बाधा ना पहुँचे। ठीक है, अगला है यहाँ पास, पारदर्शी कागज के सभी किनारे लिफाफे में खुले किनारे के भीतरी भाग की तरफ अच्छी तरह से चिपके होने चाहिए। क्या होता है, कई बार अच्छे से चिपका नहीं होता है तो फिर उखड़ जाते हैं ना। इस प्रयोजन के लिए लिफाफे के किनारे और नीचे के किनारे तथा पारदर्शी कागज के किनारे के बीच पर्याप्त जगह अवश्य होनी चाहिए। पारदर्शी कागज से केवल प्राप्तकर्ता का पता दिखाई देना चाहिए या फिर कागज के अंदर से दिखाई देने वाली किसी अन्य लिखावट में जो पता साफ साफ दिखाई देना चाहिए। तो पारदर्शी कागज को इस प्रकार लगाना चाहिए कि तारीख की जो मोहर लगाते हैं तो उसमें व्यवधान ना पड़े। लिफाफे की अंतर वस्तुएं इस तरह मोड़ी जानी चाहिए कि पारदर्शी कागज से पता पूरी तरह दिखाई देता रहे, भले ही लिफाफे के भीतर रखी वस्तुएं इधर उधर क्यों ना हो गई हों। तो ये आपने यहाँ पे देखा। ठीक है, ये ध्यान रखना है ये सारा चीज़ें। चलिए अब हम इसके अगले क्लॉज में पहुँचते हैं 11 नंबर पे। पता लिखने का तरीका, मेथड ऑफ एड्रेसिंग। पते में नीचे दिए गए ब्यौरा इसी क्रम में होना चाहिए। कौन सा क्रम में होना चाहिए, जो यहाँ पे दिया गया है सीरियल नंबर पार्टिकुलर। तो नेम ऑफ द एड्रेस होना चाहिए सबसे पहला, और उसके बाद में नंबर ऑफ द हाउस एंड नेम इफ़ एनी। मकान का नंबर यदि कोई हो तो ठीक है। फ्लैट और अपार्टमेंट नंबर, फ्लोर नंबर एंड ब्लॉक नंबर, ये सारे चीज़ें। नेम ऑफ द स्ट्रीट और रोड और द नेम ऑफ द प्लेस ऑफ लोकलिटी, ये सारा चीज़ वहाँ पे उसमें एक सीरियल से दर्शाना चाहिए। और इसके साथ ही नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस ऑफ डिलीवरी, वितरण डाकघर का नाम भी लिखना है। द डिलीवरी जोन नंबर और द पोस्टल कोड नंबर इफ़ एनी। नेम ऑफ द प्रोविंस, स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट, और साथ में ही लास्ट में कंट्री का नाम जरूर लिखना होगा। कंट्री का नाम लिखना है। और इसके साथ ही आप देखेंगे यहाँ येलो कलर में कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
शहर और देश का नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। सभी ब्यौरा रोमन अक्षरों में आरबी अंकों के साथ होना चाहिए। रोमन अक्षरों में आरबी अंकों के साथ होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि सभी लोग इसे अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है। उन्हें लंबाई वार दाहिने हाथ की ओर से प्रारंभ करते हुए लिखना चाहिए। यह सिफारिश की जाती है कि शहर और देश को वर्तनी अंग्रेजी नाम और इसके गाइड में दिए गए ढंग से लिखी जानी चाहिए, ताकि गंतव्य देश में अन्य अक्षरों और अंक का प्रयोग किया जाता है तो यह सिफारिश की जाती है कि पता इन अक्षरों और अंकों में भी दिया जाए। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब डाक शुल्क की पूर्व अदायगी का तरीका। ठीक है। डाक शुल्क की यहाँ पे को हो गया की होगा। डाक शुल्क की पूर्व अदायगी का तरीका, मैनर ऑफ प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज। विदेश डाक वस्तुओं पर डाक शुल्क को पूर्व अदायगी भारतीय डाकघर द्वारा जारी किए गए डाक टिकट, डाक स्टेशनरी का इस्तेमाल करके लगाकर या फिर भाग 1 के अनुच्छेद 2 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार फ्रैंकिंग मशीन की छाप के जरिए की जा सकती है, बशर्ते की छाप में भारत डाक शुल्क लिखा हो। ठीक है। इंडिया पोस्टेज लिखा होना चाहिए। चलिए दूसरे पॉइंट पे देखते हैं। डाक शुल्क को नगद पूर्व अदायगी इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत कुछ महत्वपूर्ण डाकघरों में की जा सकती है, जबकि प्रेषण बहुत बड़ी संख्या में गैर रजिस्ट्री पैकेट डाक से भेजना चाहिए। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए बड़े शहरों में कम से कम 500 और छोटे शहरों में 250 पैकेट एक बार में डाक से भेजने जरूरी हैं। ठीक है। इसके पहले भी आपने देखा है, वहाँ भी ऐसे ही था कि बड़े शहरों में 500 और छोटे शहरों में 250 कम से कम होना चाहिए। इसके आगे यहाँ पे और देख सकते हैं कि बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास के कुछ डाकघरों को पत्र डाक की साधारण रजिस्ट्री वस्तुओं को रजिस्ट्री शुल्क और डाक शुल्क की नगद पूर्व अदायगी लेने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है, बशर्ते कि भेजने वाला व्यक्ति रजिस्ट्री डाक वस्तुओं को बुक करने के लिए विशेष रजिस्ट्री जर्नल इस्तेमाल करे। एक बार में डाक में डाली गई वस्तुओं की संख्या 50 से कम नहीं होनी चाहिए और ये डाक वस्तुएं एक ही प्रकार की और एक समान वजन की होनी चाहिए। छोटा सा पॉइंट दिया गया है, पोस्टेज पैड पोर्ट पेई। ठीक है। तो इस पे देख लेते हैं थोड़ा सा। दत्त डाक शुल्क पोर्ट पेई के गिर्द कम से कम 300 वर्ग मिलीमीटर जगह में चारों ओर मोटी लाइन खींच दी जाए। ठीक है। कुछ पॉइंटें हैं जैसे कि डाक टिकट फ्रैंकिंग छाप पते की तरफ दाहिने किनारे पर सबसे ऊपर लगाई जाए। जिन पोस्ट कार्ड पर डाक टिकट पिछली तरफ लगाए जाएंगे पते की तरफ से दूसरी तरफ उल्टी साइड में, उन्हें ऐसे पोस्ट माना जाएगा जिन पर शुल्क अदा नहीं किया गया है। ये पॉइंट भी आपका एक इम्पोर्टेंट है, इसमें से ध्यान दीजिएगा। ठीक है। कि अगर गलत साइड में स्टाम्प लग गया है तो फिर उसे अनपेड माना जाएगा, शुल्क अदा नहीं किया गया माना जाएगा। ठीक है। कैसे ट्रीट किया जाएगा? अनपेड टाइप से। अगला इसी पे दिया गया है, पते की तरफ डाक टिकट के अलावा अन्य टिकट, चैरिटी या फिर अन्य लेबल या डिजाइन जिनके डाक टिकट या फिर विभागीय लेबल माने जाने की गलती होने की संभावना हो तो न चिपकाए जाएं, ना हो छपाए जाएं। ठीक है। ना तो चिपकाए जाए ना तो छपाए जाएं उस पर। यह बात ऐसी मोहर छापों पर लागू होती है जिन्हें फ्रैंकिंग छाप मानने को गलती हो सकती है। टिप्पणी दिया गया एक छोटा सा पॉइंट है, डाक वस्तुओं की श्रेणी के अनुसार अदत्त शुल्क और अपर्याप्त डाक शुल्क वाले पत्रों को भिन्न भिन्न तरीके से निपटाया जाता है और इस संबंधित नियम प्रकरण 3 और 4 में देखे जा सकते हैं। अदत्त शुल्क और अपर्याप्त शुल्क के बारे में जानते हैं कि अदत्त शुल्क होता है तो जो पोस्टेज चार्ज होता है वो लिया जाता है और इनसफिशिएंट में जो डिफिशियंसी चार्ज होता है वो लिया जाता है। ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। जहाज़ों पर पोस्ट की गई वस्तुएं, समुद्र में आने वाले जहाज़ों के लिए पड़ाव पतन पर स्थिति, डाकघर जहाज़ पर पोस्ट की गई डाक स्वीकार कर लेगा बशर्ते कि वह डाकघर में खुले रूप में दे दी गई हो। ठीक है। ये पहला पॉइंट इसका जो है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे
ध्यान रखिएगा। आगे है, यदि कोई डाक उस दौरान पोस्ट की गई हो जब जहाज किसी भारतीय बंदरगाह में ठहरा हो तो उस डाक पर भारतीय डाक टिकट लगे होने चाहिए, और यदि वह डाक उस समय पोस्ट की गई हो जिस समय जहाज महासमुद्र में, तो उस पर उस देश के डाक टिकट के रूप में डाक शुल्क को पूर्व अदायगी की जा सकती है। जिस देश का वह जहाज हो, डाक को प्रेषक की इच्छा अनुसार हवाई या फिर स्थल प्रेषण के जरिए भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास इतना ही आपको ध्यान देना है छोटा से पॉइंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा सा एक पॉइंट और बचा इसी में, ऐसी हवाई डाक जिस पर डाक शुल्क की पूर्व अदायगी भारतीय डाक टिकटों के अलावा किसी अन्य देश की डाक टिकट में की गई हो तो उसे डाक के वजन के वितरण पत्र के साथ अलग से सौंपा जाए, जिसे गंतव्य स्थान के अनुसार सरकारी AB2 वितरण पत्रों के अनुसार वर्गीकृत करके समूह में रखा जाएगा। और ऐसी डाक के लिए वह देश जिसका कि वह जहाज है, भारतीय डाकतार विभाग को हवाई मार्ग से डाक लाने ले जाने के खर्च की प्रतिपूर्ति कर देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गंतव्य देशों में वितरण। ठीक है, चलिए यहाँ पास आप देखिए, डाक वस्तुओं का वितरण गंतव्य देश में उसके आंतरिक कानून और विनियमों के अनुसार किया जाता है। ठीक है, येलो कलर जो है तो आप इसे नोट कीजिएगा, यहीं से MCQ आपके बनते हैं। और यह भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न है। यदि कोई वस्तु गंतव्य देश के कानून या फिर विनिमय के अनुसार वितरित की गई हो तो यह अवितरित हो वापस लौटा दी गई हो तो भारतीय डाक विभाग इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अवितरित डाक वस्तु को रोक रखने की अवधि के संबंध में गंतव्य देश के आंतरिक विनियम लागू होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर पे दिया गया है, बाहर भेजी जाने वाली विदेशी वस्तुओं का वितरण न किए जाने पर उनका निपटान। ठीक है, विदेशी वस्तु भेजने वाला व्यक्ति वस्तु पर लिखे गए पते की तरफ इस आशय की एक टिप्पणी भी लिख दे कि उसे फिर से उसके पास न भेजा जाए। ठीक है, उस देश की भाषा में होगा जो भाषा उस देश में लोग जानते हैं, मतलब ऐसी भाषा में लिखा जाएगा इस भाषा को वहाँ के लोग जानते हैं, ऐसा नहीं कि लोग पढ़ ही ना पाएँ। इस प्रकार से वह यह भी हिदायत दे सकता है कि वितरण न होने की स्थिति में निर्धारित अवधि के बाद वह वस्तु उसे लौटा दी जाए। यदि गंतव्य देश में वस्तु रोक कर रखने के लिए कम समय निर्धारित है तो ऐसी स्थिति में वह वस्तु अनुबंधित समय से पहले ही प्रेषक के पास पहुंच जाएगी, जिसमें किताबें हों। ऐसी अवितरित मुद्रित कागजों को लौटाने के बारे में दी गई हिदायतें के लिए खंड 20 भी देख सकते हैं हम। ठीक है, चलिए आगे। 16 नंबर पे दिया गया है, डाक से निकालना और पते में परिवर्तन करना। तो यहाँ पास पते में परिवर्तन करने से संबंध में कुछ पॉइंट दिए गए हैं। चलिए हम इन पॉइंट को भी 1 बाय 1 करके देखते हैं, फिर आगे की कुछ लाइनों को भी पढ़ेंगे। किसी विदेश डाक वस्तु का प्रेषक जिसने यह वस्तु भारत में पोस्ट की हो और उस पर किसी ऐसे देश का पता लिखा हो जो संघ का सदस्य हो, डाक वस्तु को उसे स्थिति में वापस ले सकता है या फिर प्राप्तकर्ता से लिखा पढ़ी किए बिना उसकी सहमति लिए बिना पते में परिवर्तन कर सकता है। यदि उस डाक वस्तु का वितरण प्राप्तकर्ता को न हुआ हो अथवा और गंतव्य देश ने अपने कानून के उपबंधों के अनुसार कोई बाधा न डाली हो या निर्धारित निषेधादेशों का उल्लंघन करने के कारण सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जब्त या फिर नष्ट न किया गया हो, ठीक है, तब ऐसे कंडीशंस पे पते में परिवर्तन किया जा सकता है। कुछ और है आगे। प्रेषक को चाहिए कि इस प्रयोजन के लिए एक लिखित अर्जी दे, ठीक है, और साथ में परिशिष्ट में उल्लिखित डाक टिकट के रूप में शुल्क अदा करके डाक वस्तु निकलवाने या पते में परिवर्तन करने के कारण का एक विवरण सीलबंद लिफाफे में दे। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि पते में अगर परिवर्तन करवाना है तो अर्जी देना होगा और यह अर्जी जो है तो एक विवरण बनाकर सीलबंद लिफाफे में देना चाहिए। यह अर्जी किसी
उप या फिर मुख्य डाकघर में दी जा सकती है, परंतु अच्छा तो यही होगा कि अर्जी उसी डाकघर में दे दी जाए जहां वह वस्तु डाक में डाली गई हो। ठीक है। यदि उस डाक वस्तु की रजिस्ट्री की गई है तो रजिस्ट्री की रसीद प्रस्तुत करने पर कार्यवाही जल्दी होगी। ठीक है, चलिए आगे। भारत से बाहर यह अर्जी आमतौर से स्थल मार्ग से भेजी जाएगी। यदि प्रेषक अपनी अर्जी हवाई मार्ग से या फिर तार के जरिए भेजना चाहे तो उससे चाहिए कि 10 ग्राम वजन के एक पत्र या फिर संबंध तार प्रभार के बराबर अदा करके, यदि तार का इस्तेमाल किया गया है तो तार का प्रभार वह होगा जो जवाब आधा तार का होगा तथा जिसका परिकलन 15 शब्दों के आधार पर किया गया हो। जब टेलेक्स का इस्तेमाल किया गया हो तो भेजने वाले से तार प्रभार की रकम सामान्य वही होगी जो टेलेक्स द्वारा भेजने के लिए होती है। जब डाकघर इस बात की तसल्ली कर लेगा कि प्रार्थना वाजिब है तभी वह डाक वस्तु डाक से निकलने या फिर पते में परिवर्तन करने की अनुमति देगा। किसी भी कारण बस यदि डाकघर किसी डाक वस्तु को निकालने या फिर पते में परिवर्तन करने की अनुमति देने में असमर्थ रहता है तो उस पर असमर्थ रहता है तो इस पर इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं कुछ और पॉइंट को आगे देखते हैं। जब भारत में रहने वाला व्यक्ति प्रेषक डाक वस्तु का हवाई अधिभार अदा करने का वचन दे तो डाक से उस वस्तु को निकालने के लिए एक अर्जी आ जाने पर संबंधित बाहरी देश हवाई मार्ग से वह डाक वस्तु भारत को लौटा देगा। पते में परिवर्तन करने की अर्जी आ जाने पर, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, पते में परिवर्तन की अर्जी आ जाने पर जब कोई डाक वस्तु हवाई मार्ग से पुनः प्रेषित की गई हो तो पाने वाले से तत्संबंधी हवाई अधिभार वसूल किया जाएगा और वितरण करने वाले देश वह रकम अपने पास रख लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है। डाक वस्तु निकालने के लिए अदा किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है कि डाक वस्तु निकालने के लिए अदा किया गया जो भी शुल्क है वो आपका किसी भी कंडीशंस पे क्या होगा, वापस नहीं किया जाएगा। ऊपर दी गई परिस्थितियों को छोड़कर अन्यथा प्रेषक के दौरान वस्तुओं के बीच में ना तो रोका जा सकता है और ना ही उन्हें पुनः प्रेषित किया जा सकता है। अब हम चलते हैं 17 नंबर के पॉइंट में जिसपे कि दिया गया है आवक डाक का वितरण। ठीक है, इस पे क्या है, आवक डाक का वितरण, डिलीवरी ऑफ इनवर्ट मेल्स। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं आवक डाक का वितरण अंतर्देशीय डाक वस्तुओं के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन किया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा डाक का गलत हो गया है, डाक होगा, किंतु इस भाग में दिए गए उपबंधों के अनुसार संशोधित सीमा तक डाक वस्तुओं का वितरण उक्त शर्तों के अधीन नहीं किया जाता। सीमा शुल्क जांच या फिर डाक वस्तुओं से संबंधित अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के लिए एक्सचेंज कार्यालय में बुलाए गए प्राप्तकर्ता को उसके अनुरोध पर आवक विदेश डाक वस्तुओं का वितरण वहीं पर करने की भी व्यवस्था है, बशर्ते कि उसके अपनी पहचान के ऐसे प्रमाण प्रस्तुत किए गए हों जो स्वीकार हों। ठीक है, अगला हमारा है अब 18 नंबर पे डाक वस्तुओं की रोक कर रखने की अवधि और माल गोदाम के प्रभार। ठीक है, यहाँ बस वेयर हाउसिंग चार्ज के बारे में आपको देखना है एंड पीरियड ऑफ डिटेंशंस। चलिए फिर कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं, आपको देखना भी है। यदि कोई प्राप्तकर्ता मुद्रित कागज के किसी साधारण विदेश डाक पैकेट या फिर बैग या मूल्यदेय पैकेट को पहली बार प्रस्तुत किए जाने के बाद उसका वितरण किए जाने की तारीख के बाद उसके अधिकृत एजेंट को इसके पहुंचने की सूचना मिलने के बाद 7 दिन के अंदर वितरण नहीं लेता है और यदि उसका वजन 500 ग्राम से अधिक हो तो प्राप्तकर्ता से वितरण के समय परिशिष्ट में उल्लिखित दर के अनुसार 8वें दिन से प्रतिदिन 1 दर पर माल गोदाम प्रभार लिया जाएगा। ठीक है,
यदि वह 7वें दिन तक उठा ले जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि वह 7 दिन के बाद नहीं आता है और उसका जो वेट है 500 ग्राम से अधिक है तो फिर 8वें दिन से उस पर वेयर हाउसिंग चार्ज जो है तो वसूल किया जाएगा, उस पर लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि उपयुक्त डाक वस्तुओं पर सुरक्षित डाक विभाग लिखा हो और वितरण कार्यालय में उनके पहुंचने की तारीख के बाद 7 दिन के अंदर उनको ना लिया जाए तो 8वें दिन से उन पर माल गोदाम प्रभार लगना शुरू हो जाएगा। मूल्यदेय वस्तुओं को छोड़कर ऐसी अन्य वस्तुएं जिन पर सुरक्षित डाक विभाग लिखा हो अधिक से अधिक 1 महीने के लिए वितरण कार्यालय में रोक ली जाएंगी। ऐसी वस्तुएं जिन पर सुरक्षित डाक विभाग लिखा हो उसी कार्यालय में जिसके नाम से भेजी गई हो 7 दिन के लिए रोक कर रखी जा सकती हैं। तो ठीक है, जैसी ऐसी वस्तुएं अगर कोई हैं जिस पर मूल्यदेय वस्तुएं या और उसके साथ में ही डाक विभाग लिखा हुआ है, ठीक है, तो फिर उन वस्तुओं को 7 दिन तक विभाग में रोक कर रखी जा सकती हैं। यदि किसी अवितरित डाक वस्तु के प्राप्तकर्ता ने, ठीक है, क्या किया है, नोटिस के उल्लिखित अवधि में डाक वस्तु लेने से इनकार कर दिया हो या डाक वस्तु पहुंचने की सूचना मिलने के बाद नोटिस में निर्दिष्ट अवधि में डाक वस्तु लेने से इनकार कर दिया हो, तो फिर कुछ कंडीशन और हैं उनके लिए, जिसके बारे में यह पता चला कि वह डाकघर में अपनी डाक वस्तु पुनः प्रेषण के संबंध में कोई हिदायत छोड़े बगैर भारत से बाहर चला गया हो या फिर जिसकी मृत्यु हो गई हो और ऐसा कोई व्यक्ति न हो जिसे वे डाक वस्तु उचित रूप से वितरित की जा सकती हो, तो ऐसी वस्तुएं डाक कार्यालय में नहीं रोकी जाती हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति बाहर ही चला गया है या फिर वो व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो ऐसी डाक वस्तु जो है तो उन्हें रोकी नहीं जाती है। अगला है आपका पुनः प्रेषित डाक, ठीक है, रीडायरेक्ट करस्पॉन्डेंस। चलिए यहाँ पास हम देखते हैं, छोटा सा ये पॉइंट है यहाँ पे, सभी पुनः प्रेषित डाक से संबंध में निम्नलिखित प्रकार से कार्यवाही की जाती है। जैसा कि पहले पॉइंट पे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में वितरण के लिए किसी देश के प्राप्त स्थल डाक की मदे भारत में किसी भी स्थान पर पुनः प्रेषित की जा सकती हैं। केवल प्रथम श्रेणी की डाक, चाहे उस पर अधिभार लिया गया हो या फिर न लिया गया हो, जैसे कि पत्र, हवाई पत्र और पोस्ट कार्ड, भारत में हवाई मार्ग से निःशुल्क प्रेषित किए जा सकते हैं। तो निःशुल्क किसे प्रेषित किया जा सकता है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा ही, प्रथम श्रेणी की डाक, चाहे उस पर अधिभार लिया गया हो या ना लिया गया हो, जैसे कि पत्र और हवाई पत्र या फिर पोस्ट कार्ड। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, लेटर, एरोग्राम और पोस्ट कार्ड आर एलिजिबल फॉर फ्री। चलिए इसी पे आगे कुछ और पॉइंट हैं। पत्र डाक को अन्य श्रेणी जैसे कि मुद्रित कागज, समाचार पत्र और छोटे पैकेट, ठीक है, भारत में नए पते पर स्थल मार्ग द्वारा ही भेजे जाएंगे जब तक कि प्राप्तकर्ता ने ऐसी वस्तुओं को वायु मार्ग से पुनः प्रेषित करने के लिए डाकघर में लिखित हिदायतें न छोड़ी हों और उनके भाग 1 के खंड 59(2) के अनुसार डाकघर में नए प्रेषण के लिए हवाई मार्ग शुल्क के लिए पैसे जमा न करा दिए गए हों। ठीक है, तो कुछ कंडीशन के अनुसार है, यदि प्रेषक जो है तो कोई भी नोटिस नहीं देगा कि हमें हवाई मार्ग से चाहिए, तो स्थल मार्ग से ही भेजा जाएगा। अगला यहाँ पास पॉइंट है एक, किसी देश से भारत में प्राप्त स्थल डाक मदे जिन पर भारत के लिए घटे हुए प्रभार लागू न होते हों, अन्य देश को स्थल डाक के जरिए पुनः प्रेषण के लिए कोई चार्ज लिए बगैर पुनः प्रेषित की जा सकती हैं। हवाई मार्ग से पुनः प्रेषण की अनुमति केवल इसके शर्त पर दी जा सकती है कि प्रेषक का प्राप्तकर्ता या फिर किसी अन्य व्यक्ति ने यथास्थिति हवाई अधिभार या फिर संयुक्त प्रभार देने का आश्वासन दिया हो। ठीक है, यदि भारत में कोई प्राप्तकर्ता हवक स्थल डाक को हवाई मार्ग से किसी ऐसी बाहरी देश को पुनः प्रेषित करना चाहता हो जहां के लिए हवाई डाक सेवा उपलब्ध है, तो उसे चाहिए कि उसके लिए जरूरी लिखित हिदायतें दे और पुनः प्रेषण के लिए हवाई अधिभार का खर्च पूरा करने के लिए
डाकघर गाइड भाग 159(2) में निर्धारित कार्यविधि के अनुसार डाकघर में पेशगी रकम जमा भी करना होगा। कुछ चीज़ें और हैं इसके पॉइंट में, चलिए थोड़ा सा जब बच ही रहा तो पूरा कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो। किसी देश से भारत में वितरण के लिए प्राप्त स्थल डाक के मदे भारत के लिए घटे हुए प्रभार को अदायगी करके किसी देश के स्थल डाक के जरिए पुनः प्रेषित की जा सकती हैं, किंतु पहले अदा की गई डाक शुल्क को रकम और उस रकम के बीच अंतर को रकम अदा करनी होगी जो रकम प्रेषण करने वाले देश से नए गंतव्य देश को कोई डाक मत सीधे भेजने में वसूल की जाती है। यदि ऐसी डाक मदे हवाई मार्ग से पुनः प्रेषित की जाए तो उक्त प्रभार के अलावा उन पर भारत से नए गंतव्य देश को ये वस्तुएं भेजने के लिए यथास्थिति लगाने वाला हवाई अधिभार या फिर संयुक्त भार अदा करना होगा। अब यहाँ पास है लास्ट 20 नंबर पे दिया है अवितरणीय पत्र, अनडिलीवरेबल कॉरस्पॉन्डेंस जो भी है। तो चलिए यहाँ पास हम थोड़ा सा इस पे देखते हैं। अवितरणीय पत्र उसके गद्यम देश को लौटा दिए जाते हैं, ठीक है, और प्रेषक को उसका वितरण देय शुल्क यदि कोई हो अदायगी करने पर कर दिया जाता है, ठीक है। अलबत्त ऐसे पोस्ट कार्ड रजिस्ट्री पोस्ट कार्ड के अलावा जिन पर प्रेषक का पता ना लिखा हो लौटाए नहीं जाते हैं, और जिन पर प्रेषक का पता नहीं लिखा होता है तो उसे नहीं लौटाया जाएगा। बिना मूल्य के गैर रजिस्ट्री मुद्रित कागज भी जब तक लौटाए नहीं जाते हैं जब तक कि प्रेषक के गंतव्य देश में समझने वाले भाषा में पते की तरफ एक टिप्पणी के जरिए उन्हें वापस करने की प्रार्थना ना की गई हो तब। जब तक कि अवितरणीय डाक की वापसी हवाई मार्ग से करने के लिए प्रेषक विशेष रूप से प्रार्थना न करे तब तक अवितरणीय डाक को सामान्य रूप से स्थल मार्ग से ही लौटाया जाता है। हवाई मार्ग से डाक लौटाने की प्रार्थना करने पर उस वस्तु का पुनः वितरण करने के समय प्रेषक से यथास्थिति हवाई अधिभार या फिर संयुक्त प्रभार वसूल कर लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि उन्होंने अब हवाई जहाज़ से मंगा रहा है, स्थल मार्ग से आ रहा था तो फिर उसको जो भी चार्ज होगा वो देना होगा। आगे आपका दिया है सरकारी डाक वस्तुएं ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल, तो यहाँ पास भी आप कुछ चीज़ें देख सकते हैं। चलिए, प्राइवेट पत्रों से संबंधित नियम सामान्य रूप से सरकारी डाक वस्तुओं पर भी लागू होते हैं। खास तौर से यह बात ध्यान में रखी जाए कि अदत्त शुल्क या फिर अपर्याप्त दत्त शुल्क वाले सरकारी पत्रों पर डाक शुल्क उन्हीं दरों से लगाया जाएगा जिन दरों से प्राइवेट पत्रों पर लगाया जाता है, जैसे कि प्रकरण 3 और 4 में वर्णित है। जब सरकारी विदेश डाक की पूर्व अदायगी के लिए सरकारी डाक टिकट इस्तेमाल किए जा सकते हैं, किंतु सरकारी अधिकारियों के नाम आवक विदेश डाक पर देय डाक शुल्क की अदायगी सरकारी डाक टिकट लगाकर नहीं की जा सकती है। तथापि जिन डाक वस्तुओं पर शुल्क देय है लिखा हो उन पर डाकघर का कोई प्राधिकृत सरकारी प्रक्षर करेगा। अब हमारा यहाँ पास लिखा है 22 नंबर पे है कि भारत से बाहर सेवारत भारतीय सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के लिए पत्र, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या चीज़ें बताई गई हैं। भारत से बाहर सेवारत भारतीय सशस्त्र सेनाओं के कर्मियों के लिए डाक वस्तुएं भारतीय सेना डाकघर 56 सेना डाकघर, ठीक है, 56 APO जिसे हम कहते हैं, आर्मी पोस्ट ऑफिस या फिर नौसेना डाक बम्बई कार्यालय के पते पर भेजी जाएंगी। ऐसी डाक वस्तुएं की पूर्व अदायगी अंतर्देशीय दरों पर की जाए और तभी प्रयोजन के लिए इन डाक वस्तुओं को अंतर्देशीय डाक वस्तुओं के तौर पर माना जाएगा। इन वस्तुओं पर डाक शुल्क की छूट नहीं दी जाएगी, ठीक है। ये इतना ही यहाँ पे आपको ध्यान देना है। और इसके साथ ही अब हम चलते हैं लास्ट पॉइंट हमारा जो है आज के क्लॉज का 23 नंबर पे, जावक डाक वस्तुओं के बारे में सीमा शुल्क की घोषणाएं और अन्य औपचारिकताएं,
ठीक है। सीमा शुल्क लगने योग्य सामान से युक्त पत्र ढांकी वस्तुओं जहां स्वीकार हो और सभी छोटे पैकेटों के साथ सीमा शुल्क घोषणा फॉर्म होने चाहिए। ठीक है। घोषणा फॉर्म जो है 2 प्रकार के होते हैं, हरे सीमा शुल्क लेवल C1 और विस्तृत घोषणा फॉर्म C2 C या फिर P3 होता है। ठीक है। हरा लेवल उन डाक वस्तुओं के लिए है बीमाकृत बक्सों के अलावा जिनका मूल्य 3400 रुपये से कम है और उन वस्तुओं पर चिपका दिया जाता है। मूल्य 3400 रुपये से अधिक मूल्य की वस्तु और सभी बीमाकृत बक्सों के साथ निश्चित संख्या में विस्तृत घोषणा फॉर्म C2 C या फिर P3 होने चाहिए। इन घोषणा फॉर्मों को चिपका दिया जाए या वस्तु के साथ सुरक्षित ढंग से संलग्न कर दिया जाए। यदि प्रेषक चाहता है कि विस्तृत घोषणा फॉर्म का प्रयोग अन्य मामले में भी किया जा सकता है तो प्रकरण में प्रत्येक देश में प्रयोग किए जाने वाले फॉर्मों की संख्या और प्रयोग में आने वाली भाषा के संबंध में बताया गया है। तो दोस्तों आज के क्लॉज हमारे यहीं पे अब समाप्त होते हैं और आज की वीडियो हम यहीं पे अब समाप्त करते हैं और इसके MCQ वाले वीडियो अब आपको मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक इस वीडियो को पूरे अच्छी तरह से देखिए, पढ़िए और जितने भी पॉइंट है आप खुद से MCQ क्वेश्चन निकालने का प्रयास कीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए पूरे पॉइंट जो भी हैं। हमारा प्रयास है कि आप तक सारी जो इसके थ्योरी वाले पार्ट हैं वो पहुंचाने का प्रयास करें। ठीक है, जैसा कि आपने आज की इस वीडियो पे देखा है। तो दोस्तों हम मिलेंगे आपसे जल्दी अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। हम मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।